हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है तो किसी कंडक्टर के अंतर्गत चार्ज का फ्लो होता है और चार्ज को फ्लो कराने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है एनर्जी, जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलता है किसी कंडक्टर के अंतर्गत सेल या बैटरी के द्वारा। हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अगर बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस को समझे तो बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच क्रिएट हर्डल इन फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। एक रेजिस्टेंस मतलब हिंदी इसका प्रतिरोध होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी किसी भी सब्सटेंस, किसी कंडक्टर की मौलिक गुण है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके बदौलत वह चार्ज के फ्लो में प्रतिरोध, रुकावट डालता है। इसे अगर हम देखें, इसकी जो मेजरमेंट है एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट है, जिस यूनिट के थ्रू हम लोग इसको नापते हैं उसका नाम है ओम। ओम से नापते हैं। किसी कंडक्टर की 5 ओम रेजिस्टेंस हो सकती है, किसी कंडक्टर की 10 ओम रेजिस्टेंस हो सकती है। ये हमारी बुक में दिया हुआ रहता है। इसे हम लोग सिंबल के रूप में जो दिखाते हैं यह होता है हमारे पास ओमेगा। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसकी मैकेनिज्म, किस तरीके से रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर के अंतर्गत काम करता है, किस तरह से कंडक्टर के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो में रुकावट डालता है। जरा समझते हैं। हम लोग पढ़ें कि कोई चार्ज जो होता है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बाहर से चार्ज आना चाहता है, फिर समझिए चार्ज है वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अगर उस किसी दूसरे चार्ज, एक और चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके अंदर आना चाहता है, उसके नज़दीक आना चाहता है या उस फील्ड को क्रॉस करके कहीं जाना चाहता है, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जिसके चलते वह डिस्टर्ब होगा, वह अपने रास्ता से भटकेगा और उसे जिस तरफ जाना है उस तरफ नहीं जा पाएगा। अगर किसी भी चार्ज को किसी निश्चित रास्ता में जाना है तो उसे उस चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन है उससे ओवरकम होना पड़ेगा, उससे निजात पाना पड़ेगा। और अगर उससे निजात पाना है तो उसे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वह वर्क जो करने की क्षमता किसी चार्ज के पास आती है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह पोटेंशियल एनर्जी से चार्ज गेन करता है। पोटेंशियल एनर्जी बैटरी या सेल चार्ज को एनर्जेटिक बनाता है ताकि चार्ज जो है वह किसी भी कंडक्टर के अंदर मौजूद सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करता हुआ आगे की ओर बढ़े। एक चार्ज है, अच्छी से समझने की बात है, एक चार्ज है जैसे हम बतलाए थे। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि अगर एक सपोज करते हैं कि इसमें से कोई एक चार्ज है जो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसमें मौजूद इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है और सारे चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे। मान लेते हैं कि यह चार्ज है, इसे हम लोग कैपिटल क्यू से लिखते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। और यह अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अगर इस सोर्स चार्ज के अंदर, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अगर कोई चार्ज इसको क्रॉस करना चाहता हो या अगर इसके इर्द गिर्द आना चाहता हो तो उसके ऊपर या तो अचानक से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। इस चार्ज को लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, टेस्ट चार्ज जो होता है उस इलेक्ट्रिक को क्रॉस करना होता है उसे, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर जाना होता है। अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करना होगा तो वह एक निश्चित अपने पाथ पर मूव करना चाहेगा, लेकिन यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, जिससे वो खिंचाते रहेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा। तो इस चार्ज की जो मौजूद एनर्जी है वह वर्क करेगी और वह वर्क जो होगा वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है उससे निजात पाने के लिए लगेंगे और यह जो चार्ज है वह इसको क्रॉस कर पाएगा। यह एक हम लोग एग्जाम्पल के लिए एज्यूम किए कि एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। रियलिटी में ना ही कोई सोर्स चार्ज होता है ना ही कोई टेस्ट चार्ज होता है। प्रत्येक चार्ज जो होते हैं वह सोर्स चार्ज के एक समय बिहेव करते हैं और वही चार्ज जब किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस करते हैं तो टेस्ट चार्ज की तरफ बिहेव करते हैं। इसका मतलब जो है प्रत्येक चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है और प्रत्येक चार्ज को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ
रिपल्सन लगाने की क्षमता होती है। मतलब प्रत्येक चार्ज जो है वह टेस्ट चार्ज तक बिहेव करता है, प्रत्येक चार्ज जो है वह सोर्स चार्ज पर बिहेव करता है। किसी कंडक्टर के अंतर्गत मौजूद सारे चार्ज जो होते हैं इस तरीके से फोर्स को फेस कर रहे होते हैं। कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को खींच रहा है और इधर उधर सारे हो रहे होते हैं। ये फोर्स से निजात पाते हुए, फोर्स से ओवरकम होते हुए चार्ज को क्या करना होता है, इस छोर से इस छोर जाना है। अब इस छोर से इस छोर जाना है और प्रत्येक जो है से अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, प्रत्येक को एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस करना है। तो यहाँ पर जो मौजूद चार्ज होगा उसको यहाँ से जो बैटरी है वह इसे एनर्जी देगी। अब यह जो बैटरी है जब इसे एनर्जी देगी, पोटेंशियल एनर्जी, यह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। अब यह एनर्जी जो है इसके पास वर्क करने की क्षमता देगी। इसके द्वारा इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, जो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, इससे ओवरकम करेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे ही यह आगे की ओर बढ़ेगा, इसका वाला आगे बढ़ेगा, इसका वाला आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो यह एनर्जी जो है अपने बगल वाले को सप्लाई करेगा, ये अपने बगल वाले को सप्लाई करेगा। इस तरीके से एनर्जी जो है वह सप्लाई होती जाएगी और इस फोर्स से, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, वह इलेक्ट्रॉन जो है वह निजात पाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएगा। जब यह आगे की ओर बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन जो थी, जो चार्ज कैरियर थे, जो चार्ज से होकर गुजर रहे थे और चार्ज को लेकर गुजर रहे थे, वो धीरे धीरे एनर्जी उसकी कमती जाएगी। जब एनर्जी कमेगी तो फिर से जो बैटरी है उसको एनर्जी देगा और फिर से जो चार्ज है वह इस तरह से मूव करेगा। इसी मूवमेंट के दौरान जो इस कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में जो रुकावट डाली जा रही थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया जा रहा था, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। या यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था, इसे हम लोग इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी भी कंडक्टर के अंतर्गत। अब मान के चलिए कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंतर्गत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना ज़्यादा लग रहा है कि जो इसकी एनर्जी है उसका 50% एनर्जी जो है वह रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जा रहा है। ओवरकम करने का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस को निजात पाने में 50%। तो नेट कितना एनर्जी ट्रेवल कर पाया? 50% एनर्जी ट्रेवल कर पाया, मतलब 50% उसके ऊपर रुकावट लगी और 50% ही नेट एनर्जी पार पाया। बैटरी उसे कितना दे रही थी? 100% दे रही थी, बट यहाँ जाके कितना इससे ओवरकम करने में 50% वो बीच में खपत कर दिया। उसी तरीके से मान के चलिए कोई कंडक्टर ऐसा है जो 60% एनर्जी खपत करवा देता होगा, 40% को ही जाने देता होगा। कोई कंडक्टर इतना अच्छा होगा कि मात्र वह 20% एनर्जी जो होगी वह खर्च करवाता होगा अपने द्वारा लगने वाले रेजिस्टेंस से, रुकावट से ओवरकम करने में। 80% एनर्जी ट्रेवल करता होगा। यह जो 20% एनर्जी खपत हो या 80% एनर्जी खपत हो, यह एनर्जी की खपत डिपेंड करती है उस कंडक्टर के द्वारा लगने वाले प्रतिरोध रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस के लगने का कारण हम आपको समझाएं कि रेजिस्टेंस जो होती है वह चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर ही लगाती है और एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए भी वह रुकावट डालती है, और एक दूसरे की रुकावट से निकलने के लिए जो एनर्जी खपत होती है वह एनर्जी किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है और जो नेट एनर्जी बचती है वह चार्ज को आगे की ओर ट्रेवल कराती है और वही एनर्जी जिम्मेवार होती है इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई की। इसका मतलब जो कंडक्टर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा वह उतना ज़्यादा एनर्जी को खपत करवाएगा। इसका मतलब होगा उस कंडक्टर से उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर पाएगा। अब अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर कम है तो वह ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगा, मतलब वह चार्ज को फ्लो करने में रुकावट कम डालेगा। और अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वह चार्ज को ज़्यादा रुकावट डालेगा। जब चार्ज को रुकावट ज़्यादा डालेगा, मतलब रुकावट कहने का मतलब किसी चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा लगाएगा, तो चार्ज को उस फोर्स से निजात पाने में अपनी एनर्जी को ज़्यादा खपत करनी पड़ेगी। इस हिसाब से देखें तो करंट उससे कम क्रॉस करेगा। यही है पूरी रेजिस्टेंस का पूरा मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है और वह लाइन जो है एक मंदिर की ओर जा रही है। उस लाइन में लगे हुए प्रत्येक आदमी जो है वह श्रद्धालु हैं, सबको मंदिर में ही जाना है। लेकिन
उसमें मौजूद प्रत्येक श्रद्धालु जो हैं वह सबसे आगे वहां जाना चाहते हैं। मतलब वह जो है किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को आगे खींच रहे हैं, किसी को पीछे खींच रहे हैं। मान के चलिए एक लड़का जो है वह चाहता है कि हम मंदिर पास जाएं, तो उसको मंदिर पास जाने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी बॉडी की कितनी एनर्जी खपत करनी पड़ेगी। पहले तो उसे वहाँ जाना है, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले उसको जो उसके चारों तरफ से लगने वाला जो लोगों की धक्का मुक्की है उससे भी तो निजात पाना पड़ेगा। अगर मान के चलिए कि अगर 100 जूल एनर्जी ख़त्म होती है किसी भी लड़का को लाइन में खड़ा होकर मंदिर जाने में, तो 10 जूल अगर वह एनर्जी खपत करता है तो मालूम चलता है कि वह नहीं पहुंच पाता है मंदिर तक। क्यों? क्योंकि 10 जूल वह एनर्जी जाने में खपत होना था, लेकिन उसके अगल बगल जो भीड़ है उसकी 7 जूल एनर्जी खपत करवा दे रही है अपने आप को उस धक्का मुक्की से बचाने में। क्योंकि अगर कोई हमको पीछे की ओर धक्का दे रहा है या राइट में, लेफ्ट में, और हमको जाना है सीधी रेखा में, तो हमको उस धक्का से निजात पाना पड़ेगा। इसका मतलब जो लाइन है उसमें रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस आ कहाँ से रहा है? आ रहा है हम ही लोग के चलते, श्रद्धालु के चलते ही आ रहा है। जो वहाँ पर लोग हैं उन्हीं के चलते हो पा रहा है वो। लेकिन हर एक जो है एक दूसरे के ऊपर धक्का कर रहे हो, हर एक जो है वह आगे जाना चाहते हैं। और उसी तरीके से यहाँ भी चार्ज जो है वह आगे की ओर जाना चाहता है। आगे की ओर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि इसको यहाँ से एनर्जी मिली है। जैसे ही यहाँ से एनर्जी की सप्लाई खत्म होगी, व्यवस्था ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी यह एनर्जेटिक है, तो यह इसके पास क्षमता है कि यह जो है वह क्या करे, अपने अगल बगल के मौजूद फोर्स को, रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को ओवरकम करके आगे की ओर बढ़े। इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में उतना ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा, उतना ज़्यादा रुकावट होगी, उतना ज़्यादा हर्डल क्रिएट होगा और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उतना कम होगा। उसी तरीके से जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब अगर हमें किसी कंडक्टर में, किसी भी सर्किट में कंडक्टर का यूज करना है और अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसा कंडक्टर लेने का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई कर दे। जैसे अगर मान के चलिए कि आप एक पाइप लिए हैं, ठीक, एक पाइप है और उस पाइप के द्वारा आपको 5 लीटर पानी को फ्लो कराना है। आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो टंकी है जहाँ पर 5 लीटर पानी रखा हुआ है उससे अगर पाइप जुड़ा हुआ है तो पूरा का पूरा पानी जो है पाइप के द्वारा सप्लाई होकर आगे की ओर निकल जाए। लेकिन पाइप में क्या है, छोटी छोटी होल्स हैं। जब टंकी से 5 लीटर पानी बाहर निकलता है तो पाइप के जो होल्स हैं उससे 1 लीटर पानी लीक कर जाता है। हमको कितना सप्लाई होके पाया? 4 लीटर। वही समझिए अगर देखा जाए एनर्जी के मामला में तो रेजिस्टेंस जो है वह लीक है। यहाँ से अगर बैटरी 10 जूल एनर्जी देता है तो रेजिस्टेंस जो है उसका हो सकता है कि 2 जूल एनर्जी लीक करवा दे, हो सकता है कि 5 जूल एनर्जी लीक करवा दे। इसका मतलब है 10 जूल एनर्जी यहाँ से सप्लाई हुआ तो 5 जूल ही एनर्जी जो है वह सप्लाई हो पाए, 5 जूल एनर्जी खपत हो जाए उस रेजिस्टेंस से ओवरकम पाने में। उसी जैसे पाइप है, पाइप में अगर 1 होल है, 2 होल है, अगर पूरा का पूरा पाइप में हंड्रेड्स ऑफ लीक रहेंगे तो हो सकता है कि 5 लीटर पानी सप्लाई करते वक्त आपका 4 लीटर पानी लीक कर जाए। मतलब समझिए रेजिस्टेंस एक रुकावट है और जो एनर्जी की लीकेज की काम करती है। अब हम लोग समझते क्या है कि अगर यह एनर्जी है और अगर यह लीकेज कर रही है तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है वो ना बनती है और ना ही बर्बाद होती है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी रेजिस्टेंस के द्वारा अगर खपत हुई है और कुछ मतलब अगर बैटरी 10 जूल एनर्जी दिया, 5 जूल एनर्जी सप्लाई कर दिया कंडक्टर, बचा हुआ 5 जूल एनर्जी जो था वो रेजिस्टेंस से ओवरकम होने में वहीं ख़त्म हो गया कंडक्टर के अंदर। तो ख़त्म होकर गया कहाँ? अगर किसी कंडक्टर से कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, तो मान के चलिए कि अगर 20% की एनर्जी अगर लूज होता है, 20% एनर्जी भी अगर कंज्यूम होता है कंडक्टर के द्वारा, तो वह एनर्जी जाती कहाँ है? वह एनर्जी इसके जो मौजूद जो अंदर जो मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन को बढ़ा देती है, उनको एनर्जेटिक कर देती है, उनकी रेट ऑफ कॉलिजन को इंक्रीज कर देती है और कंडक्टर के अंदर मौजूद
अगर इलेक्ट्रॉन की रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है तो वह टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। व्हाई? बिकॉज this energy has to be used to overcome the resistance, and during the overcoming from resistance the some sort of energy converted into heat energy। मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर अच्छी सप्लाई करनी है तो आप कोशिश करेंगे ऐसा वायर लें, ऐसा कंडक्टिंग वायर लें जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, जैसे कॉपर वायर जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। और अगर हम लोग ले लें आयरन का वायर, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। कॉपर की वायर में जितनी अगर एक ही लंबाई, एक ही चौड़ाई, एक ही सब कुछ, अगर एक डायमेंशन की कॉपर वायर है और उसी डायमेंशन की अगर हमारे पास आयरन की वायर है, अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं तो हम देखेंगे क्या कि कॉपर वायर जो है वह ज़्यादा करंट सप्लाई कर रहा है मुकाबले आयरन की वायर से। लेकिन आयरन का वायर जल्दी गर्म हो जा रहा है कॉपर वायर के मुकाबले। ज़्यादा करंट सप्लाई कर रहा है, कम गर्म हो रहा है। कम करंट सप्लाई कर रहा है पर जल्दी गर्म हो जा रहा है। कम करंट सप्लाई क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर मौजूद एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है। यही है हम लोग का रेजिस्टेंस। अब यह रेजिस्टेंस तो हर एक कंडक्टर लगाता है, जिसके पास चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस तरह की मैकेनिज्म को फॉलो करता है, सारे कंडक्टर, सारे सब्सटेंस जो है वह रेजिस्टेंस सप्लाई करते हैं। अगर ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा कोई कंडक्टर जो इतना रेजिस्टेंस सप्लाई करे कि आपके पास मौजूद जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाला, पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला सिस्टम है, वह उसके अंदर से चार्ज को फ्लो करवा सके, उसे हम लोग सब्सटेंस को बोलते हैं कंडक्टर। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है उसके अंदर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इतना ज़्यादा रोकने की क्षमता है कि अगर उससे हम अगर करंट सप्लाई करते हैं तो वह 99% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कंज्यूम कर जाता है, तो हम उसे बोलते हैं इंसुलेटर। अब हर एक कंडक्टर होगा उसके पास रेजिस्टेंस होगा, और हम जान रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वह करंट की सप्लाई को कम कर दे रहा है। अच्छा, ये हम लोग अभी तक जब पढ़े ये सब बात तो हम लोग को लग रहा है कि यह इसकी निगेटिविटी है, हम इसका पॉजिटिव यूज करते हैं। अगर कोई मेरा सर्किट है और सर्किट के अंदर सप्लाई है 5 एम्पियर की, लेकिन जो हमारा डिवाइस है वो काम करने वाला है मात्र 2 एम्पियर पे, उस समय हम अगर 5 एम्पियर में 2 एम्पियर पर काम करने वाले डिवाइस को लगा देंगे तो डिवाइस मेरा ख़राब हो जाएगा। उस समय हम लोग क्या करते हैं कि उस डिवाइस को एक ऐसे कंडक्टर के थ्रू करंट सप्लाई करते हैं जो 5 एम्पियर के करंट को 2 एम्पियर सप्लाई देता है। इसके लिए हमको चाहिए एक स्पेसिफिक कंडक्टर जो स्पेसिफिक निश्चित रेजिस्टेंस अप्लाई करता हो, और ऐसा कंडक्टर जो किसी निश्चित रेजिस्टेंस अप्लाई करने की क्षमता रखता हो, उस कंडक्टर या उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। बोल सकते हैं कि रजिस्टर इज दैट डिवाइस विच अप्लाई सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू दिस सर्किट। और इसकी सिंबल कुछ इस तरह से होती है, हम लोग पढ़े थे सिंबल वाले में, ऐसे कर थोड़ा सा ऊंचा नीचा कर देते हैं। ये हमारी हो गई रजिस्टर। रजिस्टर क्या काम करती है? रेजिस्टेंस को अप्लाई करवाती है, रेजिस्टेंस लगाती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस जो था वो किसी कंडक्टर के अंदर किसी चार्ज के ऊपर लग रहा था, या हम लोग सिंपल भाषा में बोलें तो रेजिस्टेंस जो है हर एक कंडक्टर के द्वारा लगाया जाएगा। क्या हर एक कंडक्टर बराबर रेजिस्टेंस लगाएगा? रेजिस्टेंस डिपेंड क्या पे करती है? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। सपोज करिए कि एक आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, वह किसी कंडक्टर है कोई, मतलब किसी खास तरह के मटेरियल से बना हुआ है, या तो आप कॉपर का ले लीजिए या तो आयरन का ले लीजिए, किसी भी मटेरियल से बना हुआ एक हमारे पास L लेंथ का कंडक्टर है। उसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग बोलते हैं ए वाले चीज़ को, जो राउंड होता है इसको मोटाई बोलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ए है, और जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है वो कितना अप्लाई कर रहा है? R अप्लाई कर रहा है। कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर जो है अगर वह 2 मीटर का है तो वह रेजिस्टेंस जितना लगाएगा,
अगर वह कंडक्टर 5 मीटर का होगा तो ज़्यादा लगाएगा रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यह हुआ कि जितना लेंथ बढ़ते चल जाएगा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता चल जाएगा। मान के चलिए कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, और हम अगर एक ऐसा लेते हैं कंडक्टर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए ही है बट लेंथ कितना है 2L है। समझिए कि अगर एरिया ए है, यहाँ भी एरिया ए है और लेंथ L था, यहाँ 2L हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यह हुआ कि अगर एरिया लेंथ दुगना होगा तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो यहाँ पर हो जाएगा वह 2R हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा लेंथ का अगर रिलेशन देखेंगे हम लोग तो एरिया को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। उसी तरीके से दूसरा फैक्टर कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एक, पहला क्या बताएं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। दूसरा कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वह घट जाती है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वह बढ़ जाती है। मान के चलिए कि इस बार जो है हम लोग क्या किए कि हमारे पास अगर L लेंथ का ए वाला ही ले रहे हैं, L लेंथ का क्रॉस सेक्शन एरिया ए वाला अगर R रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, इस बार हमारे पास लेंथ तो L ही है बट अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग अगर 2A कर लेते हैं, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मोटाई है वायर का वह अगर दुगना कर देते हैं तो चूंकि रेजिस्टेंस जो है वह कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वह R/2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस सीधे जो हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है घट जाएगा। जैसे देखिए रेजिस्टेंस जो होगा अगर LR है, L लेंथ वाला ए वाले का लेंथ अगर इसका भी A है और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर दुगना हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वह आधी हो जाएगी। इस हिसाब से देखते हैं अगर हम लोग तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, मतलब फैक्टर काम करता है। लेंथ बढ़ाते जाइएगा तो आपका जो कंडक्टर है वह क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा अप्लाई करेगा और करंट की अमाउंट जो होगी वह कमती जाएगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वह कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस कम अप्लाई करेगा और करंट की मात्रा बढ़ जाएगी। आप इसे एक्सपेरिमेंट घर पे देख सकते हैं। जब आप इन्वर्टर से डीसी फैन को चलाते होंगे तो आप देखते यह होंगे कि जब बैटरी से जुड़ा हुआ फैन अगर छोटी सी वायर से जोड़ी हुई होती है तो फैन थोड़ा तेज चलता है। जितना लंबा वायर से आप पंखा को जोड़कर दूर लेते चल जाइएगा फैन जो है उतना स्लो होते जाएगा। डीसी फैन के रिस्पेक्ट में हम एक कहानी बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। जितना लंबा वायर होगा आपका जो फैन होगा वो स्लो होगा। फैन क्यों स्लो चलेगा, क्योंकि जब वायर आप बढ़ाएं तो वायर में रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वह जब करंट पार कर रहा था तो उसको ज़्यादा प्रतिरोध सहना पड़ रहा था, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट की जो अमाउंट है कम जाएगी। जब इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट कमेगी तो फैन जो है स्लो चलेगा। वैसे भी आप देखते होंगे कि जब आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करनी होती है तो आप मोटी वायर यूज करते हैं। अगर पोल से आपको वायर लाना होता है तो मोटा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी ज़्यादा वाली, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगी तो आप समझिए जो करंट ज़्यादा होगी। ये तो हुई बात डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, मतलब लेंथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ को हमको ध्यान देना है कि अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं, इसके अलावा भी क्या कोई चीज़ पर डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है। हम लोगों को ये जो जितनी भी स्टोरी पढ़ें यह स्टोरी उसी के लागू होगी, उसी समय काम करेगी जब जो आपका कंडक्टर होगा वह मटेरियल उसका आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर ये वाला लिए हैं हम एल का, ये लिए हैं कॉपर, ये वाला ले लिए हैं एल्युमिनियम, ये ले लिए हैं गोल्ड, ये ले लिए हैं सिल्वर और हम रिलेशन देख रहे हैं, तब काम नहीं होगा। यह रिलेशन एक ही वायर मटेरियल के वायर पर काम करेगा। मतलब जो रिलेशन का हम लोग अध्ययन किए, जो ऑब्जर्वेशन किए कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो हम लोग एग्जाम्पल देखें, इसके अंतर्गत एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उस कंडक्टर के मटेरियल को। मतलब
जैसे यहाँ देखिए आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं देखते क्या है कि आर जो होता है वह लेंथ का प्रोपोर्शनल डायरेक्टली और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जब हम लोग इसको इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी खास मटेरियल के द्वारा खास अप्लाई किया जाना रेजिस्टेंस है। मीन्स रेजिस्टिविटी मान के चलिए कि अगर कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर आयरन है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर गोल्ड है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। इट मीन्स रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट इन रिस्पेक्ट टू लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, या डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड क्या पे करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बाय विच कंडक्टर इज मेड। यह डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर जिससे वह कंडक्टर जो है वह बना हुआ होता है। मतलब समझिए रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी कंडक्टर की किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना कि वह किसी भी डायमेंशन की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस एक रुकावट है जो किसी भी कंडक्टर के द्वारा लगाया जाएगा। रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर किसी खास कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ब्रेथ की क्या होगी, वह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन यह जो रेजिस्टिविटी है वह मटेरियल पर डिपेंड करेगी। अगर मटेरियल आप चेंज कर देंगे, जैसे अगर आप आयरन का लिए हुए हैं एक एल लेंथ और एक क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर कंडक्टर, ठीक है, और एक आप सिल्वर के लिए हैं उसी डायमेंशन का, तो सिल्वर जो होगा वह कम रेजिस्टेंस लगाएगा, आयरन ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि आयरन जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और जो कॉपर होती है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कोई बोला है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, डिफाइन करिए इसको आप मैथमेटिकल टर्म में। अगर ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलें तो रेजिस्टिविटी बोलेंगे रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द स्पेशल मटेरियल। बट अगर मैथमेटिकल रूप से बोलें तो बोल सकते हैं कि resistivity is that property of any material which apply 1 ohm of resistance with 1 ohm resistivity। अगर हम लोग यहाँ से समझे रेजिस्टिविटी क्या होता है तो समझ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के द्वारा लगाए जाने वाला वह रेजिस्टेंस होता है जो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर के द्वारा लगाया जाता है। मान के चलिए कि हमारे पास एक कंडक्टर ऐसा है जो सपोज कर लीजिए कि एक कंडक्टर ऐसा है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया जो है वह 1 स्क्वायर है। ठीक, एक कंडक्टर और है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 स्क्वायर है। क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, ये मान के चलिए कि सिल्वर से बना हुआ है और ये मान के चलिए कि आयरन से बना हुआ है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वह कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, और जो भी इसकी रेजिस्टिविटी होगी वह फिक्स होगा। अब हम लोग केवल उसको क्या करेंगे, लेंथ से के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। रेजिस्टिविटी जो होगा किसी भी कंडक्टर का